वेलकम इन CS पॉजिटिव में प्रैक्टिकल फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो। इस वीडियो में आपके CS पॉजिटिव वन की प्रैक्टिकल प्रिपरेशन करवाई जाएगी फाइनल टर्म के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो CS पॉजिटिव वन की प्रैक्टिकल लैब्स हैं, वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम स्टेटमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स करवाए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी प्रोग्राम है और बहुत से स्टूडेंट को समझने में काफ़ी डिफिकल्टी पेश आती है और बहुत टफ लगता है। सो मुझे चाहिए कि मैं आपको उन प्रोग्राम्स को रट्टा लगवाऊँ, क्योंकि इतने लेंथी प्रोग्राम्स तो पेपर में भी कभी नहीं आते। इसीलिए यहाँ तो मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई है। इस फाइल में आपको तमाम याद के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनको काफ़ी ईज़ी एंड कंसाइज़ है वो समझाया जाएगा। कोई भी इर्रेलेवेंट प्रोग्राम नहीं होगा। इनफैक्ट हर लैब है जो मेन कॉन्सेप्ट है उसी के रिलेटेड प्रोग्राम समझाया जाएगा, लेकिन थोड़ा ईज़ी एंड कंसाइज़ में पढ़ाया जाएगा आपको, ताकि आप इज़िली अंडरस्टैंड करें और आप इज़िली पेपर में भी प्रोग्राम्स को लिख सकें। सो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लैब है, यहाँ पर उन्होंने डॉसबॉक्स को डाउनलोड करना बताया हुआ है। सो अगर आपको सीखना चाहता है कि इस तरह डॉसबॉक्स को डाउनलोड करना है या फिर किस तरह एक प्रोग्राम को डॉसबॉक्स में रन किया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। यूजुअली तो ये सॉफ्टवेयर पेपर में यूज़ करना अलाउ नहीं होता। सो यहाँ पे हम इस वीडियो में लैब 2 से ऑनवर्ड 8 तक हम कवर करेंगे। तो हर प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे कि पर्पस देखेंगे प्रोग्राम का। लैब 2 में हमने क्या कंसेप्ट कवर करना है, उसमें हमने सीखना है कि किस तरह रजिस्टर्स को इनिशियलाइज़ किया जाता है और लूप क्या होता है, इनको किस तरह यूज़ किया जाता है। लेबल को यूज़ करना सीखेंगे हम, कुछ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और कुछ जंप की इंस्ट्रक्शन यूज़ करना सीखेंगे और फिर जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा उसको हमें वेरिएबल के अंदर स्टोर करना सीखना। तो प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि हमें 5 को ऐड करना है 10 टाइम्स लूप को यूज़ करते हुए, और फिर हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। सो प्रोग्राम को शुरू करेंगे। सबसे पहले जब भी आपने असेंबली लैंग्वेज को कोडिंग करनी है, तो आपने 3 स्टेटमेंट लाज़मी लिखनी होती हैं। ये हमारी पहली स्टेटमेंट होती है। इसमें जो स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर org 01 0x 01 00 लिखना होता है। और उसके बाद हमारी लास्ट 2 स्टेटमेंट होती है, इनको हम टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये भी आपने लास्ट में लिखनी होती है, ठीक है? फिर आपने प्रोग्राम को शुरू करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे कि लेबल क्या होता है। लेबल एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एज़ अ वेरिएबल काम करता है, ठीक है? यानी कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में देखें तो प्रोग्रामर्स जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसको अपनी मर्ज़ी का कोई ना कोई नाम देते हैं, ठीक है? सो उसके अंदर फिर वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसी तरह लेबल भी ऐसा वर्ड होता है जिसको प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी का कोई ना कोई नाम दे सकता है, ठीक है? उस नाम के बाद हमने जो कोलन लगाना होता है, ठीक है? उसके बाद जो है हमें एक असेंबली डायरेक्टिव यूज़ करना होता है। फिर हमने जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है स्टोर करनी होती हैं। अब असेंबली इंटरैक्टिव क्या होता है, डिफरेंट तरह का असेंबली इंटरैक्टिव होता है। जैसे कि एक डीबी होता है, डीबी का मतलब होता है डिफाइंड बाइट, इसके अंदर हम 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह ये डीडब्ल्यू का मतलब होता है डिफाइंड वर्ड, ये 2 बाइट का होता है, वर्ड 2 बाइट का होता है जिसके अंदर हम 2 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह एक होता है डीडी, डीडी का मतलब होता है कि डिफाइन डबल, डबल होता है 4 बाइट का, ठीक है? वर्ड 2 बाइट का होता है और डबल 4 बाइट का होता है और उसके अंदर हम 4 बाइट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे असेंबली डायरेक्टिव को बनाने का मकसद क्या है कि जब भी कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, तो क्योंकि हम मैंने डिफाइन वर्ड यूज़ किया है असेंबली डायरेक्टिव यानी कि 2 बाइट का है, तो वो क्या करेगा कि जब भी कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रन करेगा, तो मेमोरी के अंदर वो 2 बाइट के सेल को एलोकेट करेगा, ठीक है? यानी कि वो पहले से ही एलोकेट करके रख देगा, फिर उसके अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? सो अगर यहाँ डीबी यूज़ करेंगे डिफाइन बाइट, तो उसके लिए वो 1 बाइट का सेल एलोकेट करेगा, क्योंकि मेमोरी के अंदर हर सेल 1 बाइट का होता है। सो अगर हमने 2 सेल एलोकेट करने हैं, तो वो भी कंसेक्यूटिव सेल एलोकेट करेगा, ठीक है? कंसेक्यूटिव मीन्स कि वो जो आपस में जुड़े होते हैं सेल्स, ठीक है? जब भी हमें डिफाइन वर्ड यूज़ करना है, तो कंपाइलर मेमोरी के अंदर 2 कंसेक्यूटिव सेल्स को एलोकेट करता है। अगर हमें 4 बाइट का डेटा स्टोर करना है, उसके लिए हम डीडी यूज़ करेंगे और कंपाइलर मेमोरी के अंदर 4 जो कंसेक्यूटिव सेल्स होंगे उनको एलोकेट करेगा, ठीक है? सो हम किस लिए यूज़ करते हैं कि जब भी यूज़र ने कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस साइज़ के डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे असेंबली डायरेक्टिव यूज़ करता है, ठीक है? अगर 1 बाइट का डेटा है तो उसके डीबी यूज़ करेगा, 2 बाइट का डीडब्ल्यू यूज़ करेगा, अगर 4 बाइट का तो डीडी यूज़ करेगा, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने डीडब्ल्यू यूज़ किया है जिसके अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू 0 स्टोर की हुई है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम सीखेंगे कि रजिस्टर्स को किस तरह वैल्यू असाइन की जाती है, ठीक है? सबसे पहले तो हम इनका ऑर्डर देखते हैं कि किस तरह एक स्टेटमेंट का ऑर्डर होता है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने मूव की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ कोई अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे ऐड, मर्ज, सब वगैरह। इस तरह कुछ लॉजिक इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, जंप की इंस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है? सो डिफरेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर हमारी डेस्टिनेशन की यहाँ वैल्यू होती है, ठीक है? डेस्टिनेशन रजिस्टर यूज़ करते हैं, फिर हमारे यहाँ पे सोर्स वैल्यू होती है, ठीक है? पर हमेशा सोर्स की वैल्यू जो है वो डेस्टिनेशन के अंदर ही स्टोर होती है, ये आप याद रखना।
है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि 0 को मैंने यहाँ पे मूव नाम की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैंने AX रजिस्टर यहाँ पे यूज़ किया है। AX का मतलब होता है एक्यूमुलेट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और ये 16 बिट का होता है, और यहाँ पर 0 को मैंने AX के अंदर मूव किया है। अब AX के अंदर 0 चला गया। इसी तरह यहाँ पे दूसरा मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने 5 को BX के अंदर मूव किया, BX का मतलब BS एक्सटेंडेड, और ये भी 16 बिट का होता है, इसके अंदर अब 5 चला गया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ काउंटर एक्सटेंडेड का यहाँ मैंने रजिस्टर यूज़ किया हुआ है, ये भी 16 बिट का होता है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू 10 जो मूव की है, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम का पर्पस क्या था कि हमें इस 5 को जो है वो 10 टाइम रन करना है, ठीक है। लूप को यूज़ करते हुए 10 टाइम ऐड करना है हमें। सो ये जो CX हमने तो यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया रजिस्टर, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि अब हम देखेंगे कि लूप किस तरह बनाते हैं। लूप जब भी चलाना है उससे पहले यानी कि जिस स्टेटमेंट के ऊपर लूप चलाना है उससे पहले उस स्टेटमेंट के लिए एक आपने लेबल बनाना है, किसी भी नाम का लेबल हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लूप अंडरस्कोर स्टार्ट के नाम से मैंने लेबल बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कॉलन लगाया हुआ है। अब इसके अंदर जो ये मैंने स्टेटमेंट है इसको मैं 10 टाइम जो है वो रन करूँगा, ठीक है। अब लूप चलाने के लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है लूप के लिए, वो होती है लूप। जब भी हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ हमें ये CX रजिस्टर भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमने CS रजिस्टर के अंदर पहले से ही वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। यानी कि जितनी दफ़ा हमने लूप चलाना है उतनी ही वैल्यू इसके अंदर स्टोर करनी है, कि जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा, जितनी दफ़ा ये इस बॉडी को रन करेगा, उतनी दफ़ा ये CX रजिस्टर ऑटोमेटिकली अपने आप को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अगर एक दफ़ा लूप चला है तो इसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू 10 है तो 9 हो जाएंगी, फिर दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो 8 हो जाएगी। इसी तरह जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह फिर यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी दफ़ा उसने लूप चलाना है उतनी दफ़ा उतनी इसके अंदर टोटल वैल्यू स्टोर कर देगा। फिर उतनी दफ़ा लूप चलेगा और ऐसे-ऐसे इसकी वैल्यू CX की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी हमारी लूपिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी उधर ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने 10 दफ़ा लूप चलाना है, 10 दफ़ा मैंने 5 वैल्यू को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे CX के अंदर इसीलिए मैंने 10 इसके अंदर स्टोर किया हुआ था, ठीक है। सो लूप की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे जब भी लूप चलाना है, ठीक है। अब लूप हम जंप के ज़रिए भी लगा सकते हैं, ठीक है, जंप की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए भी। तो उसके बाद यहाँ पे उस लूप की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमने उस लेबल का नाम यूज़ करना है। अब ये जो लेबल है हमें इसको किस स्टेटमेंट पे लगाया हुआ है, इस स्टेटमेंट के ऊपर हमने लगाया हुआ है ना। सो जब भी ये लूप चलेगा तो हम बार-बार इस लूप अंडरस्कोर स्टार्ट जहाँ पे लेबल है वहाँ पे हम कंट्रोल हमारा दोबारा वहाँ पे चला जाएगा। फिर उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको रन करेगा, ठीक है। सो लूप चलाने से पहले जब वो जिस स्टेटमेंट के ऊपर आपने लूप चलाना है उससे पहले आपने ये लेबल लाज़मी लगाना है, ठीक है। क्योंकि हम उस लूप इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ कि ना हमने उस लेबल का नाम यूज़ करना होता है, ठीक है। सो क्योंकि जब भी हमें फिर जंप करना होता है, मूव करना होता है, तो हम फिर उसी डायरेक्ट लेबल के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें BX के अंदर क्या वैल्यू थी, ऊपर हमने भी बड़ा 5 था, और AX के अंदर क्या वैल्यू थी 0। इसके अंदर हमने 0 मूव किया हुआ था। अब जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो इस BX यहाँ यानी कि यहाँ सोर्स से जो वैल्यू सोर्स के अंदर जो वैल्यू है वो डेस्टिनेशन के अंदर जाएगी, और डेस्टिनेशन के अंदर जो वैल्यू है उससे ऐड होगी और फिर इसी के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब AX के अंदर 0 है और BX के अंदर 5 है। 5 AX के अंदर जो 0 है उससे प्लस होगा तो 5 हो जाएगा, बट 5 इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब एक दफ़ा लूप चला, अब जो CX की जो वैल्यू है वो 9 हो चुकी है, ठीक है। फिर दूसरी दफ़ा लूप चलेगा और इसके अंदर 5 था, ठीक है। अब BX के अंदर भी 5 है, 5 जो इस ए अंदर जो 5 है उसके उसके साथ जब प्लस होगा तो 10 हो जाएगा, 10 की इस AX के अंदर जो वो स्टोर हो जाएगा। कि इसी तरह जब तीसरी दफ़ा लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी, CX की वैल्यू, और यहाँ पे फिर 5 जो है इसके अंदर जो 10 था उससे प्लस होगा और 15 हो जाएगा, 15 फिर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह जो है वो इसके BX के अंदर 5 है ना, तो वो 10 दफ़ा जब लूप चलेगा तो 10 टाइम इस AX के अंदर जो वैल्यू है उससे ऐड होगा, तो इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह टोटल हमारी जो वैल्यू होगी वो AX के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो 10 दफ़ा लूप चलेगा, जब 10वीं दफ़ा ये लूप चलेगा तो CX की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी और यहाँ पे हमारी लूपिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक हो गया? तो जैसे ही लूप हमारा स्टॉप होगा, AX के अंदर हमारी टोटल 50 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? जब हम 5 को 10 दफ़ा जमा करेंगे तो हमारी वैल्यू 50 हो जाएगी। अब AX के अंदर 50 है, और हमारा जो पर्पस क्या था इस प्रोग्राम में कि हमने फाइल को 10 टाइम ऐड कर लिया, अब जो आंसर आया उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। अब ये जो ऊपर यहाँ पे इस लेबल को बनाने का मकसद क्या है कि जो भी हमारी टोटल वैल्यू आएगी उसको हमें इस असेंबली डायरेक्टिव के अंदर हमें स्टोर कर देना है।
کہ اس لیبل کے اندر ہم نے اسٹور کر دینا ہے. سو انیشیل والی اس لیے میں نے اس کے اندر 0 رکھی ہوئی تھی کہ جب ہمارا ٹوٹل آنسر آئے گا اس کو پھر ہم جو ہے وہ اس لیبل کے اندر ہم موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جب بھی ہمیں کسی بھی ٹوٹل ویلیو کو جب بھی کسی ریزلٹ کو ہمیں اسٹور کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے وہ ایک ایسا لیبل بنا دیں جس کی انیشیل ویلیو ہم 0 رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ ہم اس ریزلٹ کو لاسٹ میں اس کے اندر جو ہے وہ اسٹور کر سکیں. اب یہ جو اے ایکس کے اندر 50 ویلیو تھی 50 کو ہم ٹوٹل کے اندر موو کر دیں گے. اب جب بھی ہم نے کسی بھی لیبل کا نام یوز کرنا ہوتا ہے نا, کسی بھی لیبل کے اندر جب ہم نے ویلیو کو اسٹور کرنا ہوتا ہے اس لیبل کا نام یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر 0 تھا, اب اے ایکس کے اندر 50 ہے, 50 اس کے اندر جائے گا تو اب اس کے اندر 50 ویلیو اسٹور ہو جائے گی. اب اس لیبل کو جب ہم یوز کرنا ہے نا, جب ہمیں ویلیو کو اسٹور کرنا ہے تو اس کے باہر ہمیں اسکوائر بریکٹس لازمی یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہر لیبل کے اندر ویلیو کو اسٹور کرنے سے پہلے اس لیبل کا نام لکھنا ہے اور باہر اس کے اسکوائر بریکٹس لگانے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے وہ اس جو ہمارا رزلٹ آیا تھا اس کو ہم نے ایک ویریبل کے اندر اسٹور کر دیا. اب لیبل کو ہم ویریبل بھی کہہ سکتے ہیں اور لیبل بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ پہ کنفیوژن ہونا. اور یہ جو میں نے یہاں پہ گرین جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ میں نے کامنٹس لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کامنٹس کیا ہوتا ہے, یہ جب کمپائلر پروگرام کو کمپائل کرتا ہے تو اس کو اگنور کرتا ہے کامرس کو. ٹھیک ہے. سو یہ گرین میں جو میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ کامرس میں نے لکھا ہوا ہے. اسی طرح یہاں پہ آ گیا ہمارا پروگرام جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. سو پروگرام کا پرپس کیا تھا, 5 کے اوپر 10 ٹائم لوپ چلانا تھا, اس کو ایڈ کرنا تھا, ایڈ کرنے کے بعد ہم رزلٹ کو ویریبل کے اندر اسٹور کرنا تھا. سو اس کے بعد لیب 3 میں ہم چلتے ہیں. اس لیب میں جو ہم نے کنسیپٹ کور کرنے ہیں اس میں ہم نے سیکھا ہے کہ ایرے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہاں پہ ہم ایک لیبل کے اندر مور دین 1 ویلیوز کو اسٹور کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ان ویلیوز میں سے میکسیمم ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے اور ہم لوگ کو بھی یوز کریں گے اور ویلیوز کے اوپر ہم کمپیریزن کی انسٹرکشن بھی یوز کریں گے. ٹھیک ہے. سو پروگرام کا پرپس کیا ہے کہ 2 ویلیوز ہمیں یہاں پہ لیبل کے اندر اسٹور کرنی ہے, ان دونوں میں سے جو لارجر ویلیو ہوگی اس کو ہمیں فائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے پروگرام کو شروع کریں گے. پہلی ہم انسٹرکشن جو لگاتے ہیں پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے وہ یہاں پہ یوز کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ یہ بات آپ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی لیبل میں مور دین 1 ویلیوز کو اسٹور کرتے ہیں نا تو جو لیبل ہوتا ہے وہ ایز اے ایرے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہم ایرے کا تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ ایرے کے اندر ہم مور دین 1 ویلیوز کو اسٹور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں پہ میں نے ایرے نام کے یہاں لیبل بنایا ہوا ہے, پھر کولن یوز کریں گے. اس کے بعد یہاں اسمبلی ٹیگ کے میں نے ڈیفائن بائٹ یوز کیا, یعنی کہ یہ 3 بھی 1 بائٹ کا ہوگا, یہ 7 بھی 1 بائٹ اس کے اندر اسٹور ہوگا. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ جب بھی ہم نے مور دین 1 ویلیوز کو اسٹور کرنا ہے تو ہمیں سیپریٹ کرنا ان کو کوما سے. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ 3 بھی جو ہے وہ میموری کے اندر 1 بائٹ کے اندر اسٹور ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہم نے 1 بائٹ کا اسمبلی ٹیگ یوز کیا. پھر اسی طرح 7 بھی 1 بائٹ کے اندر اسٹور ہوگا. اسی طرح اگر مور دین 1 ویلیوز ہیں اور ان سب ویلیوز کی سیم اسمبلی ڈائریکٹیو ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو ہم ایک ہی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم ان کو لکھ سکتے ہیں اور کوما کے ذریعے سیپریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہر ویلیو جو میموری کے اندر اپنی اپنی اسٹوریج لے گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک ہی سیل کے اندر ساری ویلیو اسٹور ہوں گی, بلکہ اگر 1 بائٹ کا اسمبلی ڈائریکٹیو ہے تو ہر ویلیو 1 بائٹ سیل کے اندر اسٹور ہوگی. اسی طرح اگر یہاں پر ڈی ڈبلیو یوز کریں گے تو ہر ویلیو 2 بائٹ کے اندر جا کے اسٹور ہوگی. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد یہاں لارجر نام کا میں نے ایک لیبل بنایا ہوا ہے, اس کی اسمبلی ڈائریکٹیو ڈیفائن بائٹ یوز کیا جس کے اندر میں نے انیشیل ویلیو 0 اسٹور کیا ہے. اب یہ میں نے لیبل کی بنایا کہ جو میرا فائنل رزلٹ آئے گا نا, پروگرام کا پرپس کیا ہے کہ ہم نے ان دونوں ویلیوز میں سے لارجر ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے, پھر جو لارجر ویلیو ہوگی اس کو میں نے اس لیبل کے اندر میں اسٹور کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے یہاں پہ یہ لیبل بنایا اور اس کی انیشیل ویلیو میں نے اس کے اندر 0 اسٹور کی ہوئی ہے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب 1 بائی 1 ہم ان ویلیوز کو جو رجسٹر کے اندر اسٹور کریں گے. ٹھیک ہے. تو جب بھی ہمیں ویلیوز کو ایکسیس کرنا ہے نا تو ہم کس طرح ایکسیس کریں گے کسی بھی لیبل میں. اگر ہم ایک سے زیادہ ویلیوز کو یوز کر رہے ہیں تو پہلی ویلیو کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم صرف لیبل کا نام یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے اگلی ویلیو کو ایکسیس کرنا ہے تو ہم اس لیبل کے اندر +1 کریں گے. +1 کیوں کریں گے, کیونکہ یہ 1 بائٹ کا ہے. ٹھیک ہے. اگر 1 بائٹ کی یہاں پہ ہم اسمبلی ٹیگ یوز کریں گے تو ہر اگلی ویلیو کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم نے اس ایرے کے اندر پلس کرنا ہے 1. ٹھیک ہے. اگر ہم اس 7 کو ایکسیس کرنا ہے تو ایرے +1 یہاں پہ ہم لکھیں گے, اور اگر ہماری ایک اور ویلیو ہے اس کے بعد تو ہم اس کے اندر ایرے +2 کریں گے. پھر اس طرح اگلی ویلیو کو ایکسیس کرنے کے لیے ایرے +3 پھر ایرے +4. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ والی اسمبلی ٹیگ یوز کریں, لیکن اگر ہم ڈیفائن ڈبلیو یوز کریں نا, ڈیفائن بائٹ, تو وہ 2 بائٹ کا ہوگا. جو ہمارا لیبل ہوگا اس کے اندر ہم نے +2 کرنا ہے, 1 نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ جو ہم اسمبلی ٹیگ یوز کریں گے وہ 2 بائٹ کا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ڈی ڈبلیو یوز کریں گے تو ہم نے ہر اگلی ویلیو کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم ایرے کے اندر +2 کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر 7 کو ایکسیس کرنا ہے تو +2 کریں گے, اگر ہماری ایک اور ویلیو ہے تو اس کے اندر +4 کریں گے, پھر +6 کریں گے, +8 کریں گے, +10 کریں گے. ٹھیک ہے. سو اس طرح ہم ویلیو کو کسی بھی لیبل میں اگر ہم نے مور دین 1 ویلیو اسٹور کی ہوئی ہے تو ان کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم اس طرح جو وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 को जब एक्सेस करना है वैल्यू को, तो हम सिर्फ लेबल का नाम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेबल हमारा क्या है, एरे नाम का लेबल है यहाँ पे। सो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और क्योंकि हर लेबल के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए या फिर उसके अंदर जब भी वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम उस एरे जो हमें जिस नाम का लेबल बनाया है उसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा 3 है। 3 को हमने AL रजिस्टर के अंदर मूव करना है। AL क्या है कि AX का लोअर पार्ट है। हर जनरल पर्पस रजिस्टर 16 बिट का होता है। सो उसके जो लोअर और हायर पार्ट होते हैं वो 8 बिट के होते हैं, ठीक है। सो ये AL जो है ये 8 बिट का है। अब 3 को हमने इस 8 बिट के रजिस्टर के अंदर हमने मूव कर देना। अब AL के अंदर आप याद रखना है कि 3 है, ठीक है। इसी तरह एरे प्लस 1 करेंगे तो हम इस 7 को एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे क्या है, 7 7 को हम BL के अंदर मूव करेंगे। BL ये बेस एक्सटेंडेड का लोअर पार्ट है, ठीक है। यानी कि बेस लो, ये भी 8 बिट का यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर हमने अब 7 को मूव कर दिया। अब AL के अंदर 3 है और BL के अंदर 7 है। अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर जब भी हम करते हैं तो हम जंप की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। जंप की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के बाद हमने जो वो लेबल का नाम यूज़ करना है। यानी कि अगर तो जब हम कंपेयर करेंगे, अगर तो हमारा कंपैरिजन ट्रू होगा, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस लेबल के ऊपर जंप करेंगे। अगर तो हमारी कंडीशन फ़ॉल्स होगी तो हम इस लेवल के ऊपर जंप नहीं करेंगे, बल्कि हम जो नीचे स्टेटमेंट है उनको एग्ज़ीक्यूट करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन क्या है कि जंप इफ़ लो इक्वल, JLE का मतलब होता है जंप इफ़ लो एंड इक्वल। अब इस BL को हम कंपेयर कर रहे हैं इस AL से। BL के अंदर क्या है, यहाँ 7 था और यहाँ पे 3 था। यहाँ पे अब 7 है और यहाँ पे अब 3 है। 7 का हम 3 से कंपेयर कर रहे हैं। अब 7 जो है ये 3 से बड़ा है, ठीक है। यानी कि कंडीशन क्या है कि ये जो DL के अंदर जो वैल्यू है वो या तो लो होनी चाहिए इससे या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो ये ना तो इस AL के अंदर जो वैल्यू है उससे लो है, ना ही इक्वल है, ठीक है, बल्कि ये उससे बड़ी है। 7 3 से बड़ा है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम जो है वो इस लेबल में नहीं जाएँगे, बल्कि हम अगली वैल्यूज़ को जो है वो एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएँगे हम। BL के अंदर क्या था, BL के अंदर 7 था। इस 7 को अब हम लार्जर नाम का जो हमने वेरिएबल ऊपर बनाया था, लेबल बनाया था ये वाला, इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। प्रोग्राम का जो मेन पर्पस था वो हमने कर लिया। अब जो अब हमने जंप करना है इस स्टॉप नाम के लेबल के ऊपर, ठीक है। अब ये जो जंप है ना, जंप दो तरह के होते हैं। एक होता है कंडीशनल जंप, एक होता है अनकंडीशनल जंप। ये जो जंप था ना, ये कंडीशनल जंप था, ठीक है। कंडीशनल जंप एक ऐसा जंप होता है जो कि किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर लगा होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखनी है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हम इस लेवल के ऊपर नहीं जाते, ठीक है। सो अनकंडीशनल जंप एक ऐसा जंप होता है कि जो कि जिसके ऊपर हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, डायरेक्ट हम उस लेवल के ऊपर जंप करते हैं, ठीक है। So ये आपने डिफरेंस याद रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टॉप के ऊपर डायरेक्ट चले जाएंगे। स्टॉप कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे हमने टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रोग्राम जब हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हमें बड़ी वैल्यू मिल जाएगी तो हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा 7 होता, ठीक है। तो 3 जो है वो 7 से छोटा था, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, ठीक है। यानी कि हम जंप करेंगे इसके ऊपर अगर ये वैल्यू लो है या इक्वल है इसके। तो अगर यहाँ पे 3 और यहाँ 7 है तो ये वैल्यू लो है उसके, तो हम इस लेबल में डायरेक्ट जाएंगे। अगर हम इस टेबल में डायरेक्ट जाएंगे तो ये वाला है लेबल। यहाँ पे आने के बाद हम फिर AL के अंदर जो बड़ी वैल्यू है ना उसको फिर हम लार्जर के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो फिर हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये प्रोग्राम का पर्पस था कि हमने 2 वैल्यूज़ को लेबल के अंदर स्टोर किया था। हमने सीखा कि जब मोर देन 1 वैल्यूज़ को एक ही लेबल के अंदर स्टोर कर दो तो एज़ अ एरे काम करता है, ठीक है। फिर हमने ये सीखा कि किस तरह उस एरे में से 1 बाय 1 हर वैल्यू को एक्सेस करना होता है, ठीक है। और फिर जो बड़ी वैल्यू हमें मिलती है उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और फिर हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। लाइब्रेरी फॉर्म में चलेंगे। यहाँ पे हमें क्या कंसेप्ट समझनी है, यहाँ पे फिर से हमने एक ही लेबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना है और फिर हमें उन वैल्यूज़ को एक्सेस करना है लोकस या फिर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के ज़रिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के ज़रिए उन वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे और उसके बाद ही हम हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उनको हम AL के अंदर स्टोर करेंगे। प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को एरे के अंदर स्टोर करना है, फिर हमारा जो रिजल्ट होगा उसको हमने AL के अंदर स्टोर करना है, ठीक है, AL रजिस्टर के अंदर। सो प्रोग्राम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो पहली स्टेटमेंट हम लगाते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ID नाम का मैंने यहाँ पे एक लेबल बनाया हुआ है और असम्बली डिटेक्टर जो यूज़ किया यहाँ पे डिफाइन बाइट यूज़ की है, यानी कि 1 बाइट की। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। हर वैल्यू मेमोरी के अंदर एक-एक सेल के अंदर स्टोर हो, यानी कि 1-1 बाइट के अंदर हर वैल्यू जो है वो स्टोर होगी।
मेमोरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को वन बाय वन एक्सेस करना है। लैब 3 में मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह बता दिया है कि किस तरह हमने वैल्यूज़ को एक्सेस करना होता है। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। पहली वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ उस लेबल का नाम यूज़ करेंगे। सो जब दूसरी वाली को एक्सेस करना है तो प्लस करेंगे, +1 करेंगे, तीसरी के लिए +2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 1 है, 1 को यहाँ एक्सेस किया, इस 1 को एएल रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे। अब आपने याद रखना है कि एएल के अंदर 1 चला गया, ठीक है। उसके बाद आईडी +1 करेंगे तो हमें ये दूसरी वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे 2 है, इस 2 को अब हम ऐड करेंगे इस एएल के अंदर जो वैल्यू है। इस एएल के अंदर 1 था, ठीक है, यहाँ पे जो हमने मूव किया था। अब इस 1 में हमने इस 2 को प्लस करना है, टोटल 3 हो जाएगा और वो 3 इस डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। अब इस एएल के अंदर 3 है। अब यहाँ पे तीसरी वैल्यू को एक्सेस करेंगे हम, तो यहाँ पे हम 3 को एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 3 आ चुका है, इस 3 को हमने एएल के अंदर जो वैल्यू है उसे ऐड करना है। एएल के अंदर 3 था, वो 3 में 3 ऐड किया तो 6 हो गया और वो 6 इस रजिस्टर के अंदर स्टोर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन काम क्या था कि हमें एरे में मोर देन 1 वैल्यूज़ को स्टोर करना था, यानी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना था। एरे में से वन बाय वन हर वैल्यू को एक्सेस करना था और उसको एएल के अंदर जो है वो हमने ऐड करना है, ठीक है। सो ये हमने सिर्फ अपना सीखा था इसके अंदर। लैब 5 में हमने क्या सीखना है कि इस लैब में जो कंसेप्ट्स हैं, यहाँ पे फिर हम एरे के अंदर 2 वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे और फिर यानी कि उन वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे इस असेंबली टाइपिंग को यूज़ करते हुए डिफाइन वर्ड को। उसके बाद उन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे, फिर दोनों वैल्यूज़ में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम अ स्वैप करेंगे छोटी वैल्यू से और फिर हम जो है वो लूप को भी साथ यूज़ करना सीखेंगे। सो प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि 2 वैल्यूज़ होंगी हमारे पास एरे के अंदर और फिर हमें उनको उनमें से जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले फाइंड करना है, फिर उसको छोटी वैल्यू से स्वैप कर देना है और फिर जो हमारा रिज़ल्ट होगा उसको हमने स्टोर करना है, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे लगाएँगे, लेबल बनाएँगे एरे के नाम से, इसके अंदर 2 वैल्यूज़ को स्टोर करना है डिफाइन वर्ड असेंबली डाटा को यूज़ करते हुए, यानी कि ये वैल्यू भी मेमोरी के अंदर 2 बाइट लेगी और ये वैल्यू भी मेमोरी के अंदर 2 बाइट लेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम इन वैल्यूज़ को वन बाय वन एक्सेस करेंगे और उनको हम एक रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम इन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, सो जब भी हम इनको कंपेयर करना है सबसे पहले इन वैल्यूज़ को हमें रजिस्टर के अंदर स्टोर करना होता है। सो पहली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इस एरे को हम यूज़ करेंगे। इस एरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो हमें 8 मिलेगा। अब यहाँ पे 8 आ चुका है, 8 को हमें एएक्स रजिस्टर के अंदर मूव करना है। इसी तरह दूसरी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे हम +2 करेंगे, +2 क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन वर्ड असेंबली टाइप भी यूज़ किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे अब 3 आ चुका है, इस 3 को आप बीएक्स रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि एएक्स के अंदर 8 है और बीएक्स के अंदर 3 है। उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने जंप की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है। कंडीशन क्या है कि जंप करो इन वैल्यूज़ को इफ़ लो एंड इक्वल, ठीक है। अगर ये वैल्यू इसके अंदर जो वैल्यू, क्योंकि हम हमेशा डेस्टिनेशन की वैल्यू को सोर्स से कंपेयर करते हैं। सो अगर इसके अंदर जो वैल्यू है वो 2 है या इक्वल है इस वैल्यू से, तो हम इस स्किप के ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम स्किप के ऊपर जंप करेंगे। अगर ये वैल्यू लो या इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हम जो है वो स्किप के ऊपर नहीं जाएँगे बल्कि हम अगली स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एएक्स के अंदर क्या है, एएक्स के अंदर हमने क्या मूव किया था? 8 को मूव किया था यहाँ पे, ठीक है। और बीएक्स के अंदर हमने यहाँ पे क्या मूव किया था? 3 को मूव किया था। तो एएक्स के अंदर 8 है, बीएक्स के अंदर 3 है। 8 जो है वो 3 से बड़ा है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या थी? इसकी वैल्यू लेस या इक्वल होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो हम इस स्किप के ऊपर नहीं जाएँगे, बल्कि हम आगे जाएँगे और इनकी वैल्यूज़ को अब हम एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अब हमें बड़ी वैल्यू मिल चुकी है, एएक्स के अंदर बड़ी वैल्यू है, 8 वैल्यू है। अब यहाँ पे 8 वैल्यू एएक्स के अंदर है, बीएक्स के अंदर क्या है? 3 है, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को स्वैप करना है, यानी कि इंटरचेंज करना है इनकी वैल्यूज़ को। सो जब भी हमें असेंबली लैंग्वेज के अंदर किसी भी 2 वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करना होता है, तो हम यहाँ पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, वो ये है एक्ससीएचजी, इसका मतलब है एक्सचेंज, ठीक है। सो इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं। अब एएक्स के अंदर 8 है और बीएक्स के अंदर 3 है, 8 चला जाएगा बीएक्स को और बीएक्स के अंदर जो 3 था वो चला जाएगा एएक्स को। सो इस तरह हमने वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया है। ठीक है? लेकिन अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती, ठीक है? अगर एक्स के अंदर वैल्यू छोटी होती या फिर इक्वल होती बी एक्स से, तो हमने स्किप में जाना था। तो अगर हम स्किप में जाएँ तो हमने वैल्यूज़ को एक्सचेंज नहीं करना था। यानी कि ये हमने स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट नहीं था करना, बल्कि हमने जंप करना था डायरेक्ट इस स्किप वाले लेबल के ऊपर और यहाँ पे हमने टर्मिनेट कर देना था प्रोग्राम। ठीक है? सो प्रोग्राम का पर्पस क्या था कि हमें कंपेयर करना था और उनमें से बड़ी वैल्यू को फाइंड करना था। अगर तो हमें बड़ी वैल्यू मिल जाती है तो हम उनको फिर एक्सचेंज करेंगे, यानी कि इंटरचेंज करेंगे वैल्यूज़ को।
ठीक हो गया? लैब 6 में जाएँगे, यहाँ पे हमें क्या सीखना है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ होंगी, उनको वैल्यूज़ को हमने मल इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? प्रोग्राम को शुरू करेंगे, सबसे पहले हमने पहली इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने पहली स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे यूज़ करना है और उसके बाद हमने 2 वैल्यूज़ कोई भी 2 रैंडम से आपने नंबर ले लेने हैं और उनको रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 5 को AX के अंदर स्टोर किया हुआ है, मूव किया हुआ है और 3 को मैंने BX के अंदर मूव किया हुआ है, ठीक है? अब AX के अंदर 5 है और BX के अंदर 3 है, इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये बात आप याद रखनी है कि जब भी हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है या फिर डिवाइड करना होता है, ठीक है? सो मल्टीप्लाई के लिए हम मल इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं और डिवाइड के लिए हम डिव इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है? सो इन इंस्ट्रक्शन को जब भी आप भी यूज़ करना है तो हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन और सोर्स दो रजिस्टर यहाँ पे यूज़ नहीं करने होते, ठीक है? यानी कि हमें पता है कि हर अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो 2 ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म होता है, ठीक है? अगर हमने ऐड करना है तो 2 वैल्यूज़ को ही ऐड करेंगे, इसी तरह अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास फिर 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि एक हमारा ऑपरेटर होता है और 2 हमारे ऑपेरेंड होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब हमने मल की इंस्ट्रक्शन या डिव की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही ऑपेरेंड यूज़ करेंगे, 2 ऑपेरेंड यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? सो क्या होगा कि जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देगा या फिर डिवाइड कर देगा, ठीक है? जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। जब भी हमने मल की इंस्ट्रक्शन या फिर डिव की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है तो वहाँ उसके बाद हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज़ करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मल की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना है दोनों वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे एक हमारे पास 5 जो है ये मल्टीप्लिकेंट है और एक 3 जो है वो मल्टीप्लायर होता है, ठीक है? जिसे हमने मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे मैंने जो रजिस्टर यूज़ किया हुआ है मल्टीप्लायर का, ठीक है? सो जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जो 3 है उसको वो मल्टीप्लाई कर देगा इस मल्टीप्लिकेंट से जिसके अंदर 5 है, ठीक है? सो इस तरह वो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो डिवीजन के लिए भी ये सेम प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों रजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे हमने पीछे प्रोग्राम में ऐड सीखा था ना ऐड करने वाले इसको, यानी कि वहाँ पे हम 2 ही ऑपरेंड यूज़ करते हैं, ठीक है? बस आप ये याद रखना है कि जब मल्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है या फिर डिव इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है तो उसके बाद हम एक ही ऑपरेंड यूज़ करते हैं और कंपाइलर उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर देता है। उसके बाद हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए। सो ये हम यहाँ पे सीखा क्या है कि मल इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज़ करते हैं लैब 6 के अंदर। अब चलते हैं लैब 7 में। लैब 7 में क्या कंसेप्ट है कि यहाँ पे हम एक स्टूडेंट आईडी दी होगी, उसमें से हमने लार्जेस्ट डिजिट को फाइंड करना है, ठीक है? सो प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि स्टूडेंट आईडी के 9 डिजिट्स होंगे, उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट होगा उसको हमने फाइंड करना है कंपैरिजन करके, ठीक है? सो प्रोग्राम शुरू करने में सबसे पहले हमने पहले स्टेटमेंट को लगाएँगे जो हम हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईडी के नाम से मैंने एक लेबल बनाया हुआ है और यहाँ पे डिफाइन बार के सामने ऑब्जेक्टिव यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के यहाँ पे मैंने कोई रैंडम से आईडी यहाँ पे लिखी हुई है जिसके 9 डिजिट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और हर डिजिट को मैंने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि हर डिजिट जो है वो मेमोरी के अंदर एक-एक बाइट लेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डीबी की यहाँ पे असेंबली डाटा यूज़ की जा रही है। उस तरह हम इस 9 डिजिट में से लार्जेस्ट को फाइंड करेंगे। यहाँ पे सबसे जो बड़ा डिजिट है वो 8 है, ठीक है? अब हमने इसको फाइंड करना है। हमने क्या करना है कि हर अगले डिजिट को पिछले डिजिट से कंपेयर करेंगे दोनों में से जो बड़ा होगा फिर उस बड़े को हम अगले डिजिट से कंपेयर करेंगे, फिर उन दोनों में से जो बड़ा होगा फिर उसको अगले डिजिट में से कंपेयर करेंगे, ठीक है? सो इस तरह हम 2-2 नंबर्स को आपस में कंपैरिज़न करेंगे और फिर जो बड़ा होगा उसको फिर अगले से कंपैरिज़न करेंगे, ठीक है? सो इस तरह हम कंपैरिज़न करते रहेंगे सारे डिजिट्स का जब तक हमें बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती। तो सबसे पहले हम इसकी पहली वैल्यू को एक्सेस करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे आईडी का जो हमने लेबल बनाया है उसको यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा। इस 2 को हमें एएल के अंदर मूव करना है। अब आपने याद रखना है कि एएल के अंदर वैल्यू क्या है 2 चली गई है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम एक स्टैक इंडेक्स नाम से एक रजिस्टर बनाया हुआ है एसआई का और इस जिसके अंदर हमने इनिशियल वैल्यू 1 स्टोर की हुई है। आगे चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट के नाम से एक लेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमें ये करना है कि इस यहाँ पे इसके ब्रैकेट के अंदर आईडी प्लस एसआई का मतलब क्या है कि आईडी के अंदर जो एसआई के अंदर जो वैल्यू है उसको प्लस करेंगे आईडी लेबल के अंदर, ठीक है? अब एसआई के अंदर क्या वैल्यू थी इनिशियल 1 जब हम इस 1 को इस आईडी में प्लस करेंगे यानी कि इस आईडी लेबल में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमें कौन-सी वैल्यू मिलेगी? अगली वैल्यू मिलेगी, ठीक है? इसी तरह जब 2 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, 3 करेंगे तो ये वाली, 4 करेंगे तो ये वाली, ठीक है? सो इसीलिए यहाँ पे हमने स्टैक इंडेक्स का रजिस्टर बनाया हुआ है कि इसके अंदर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम इस आईडी में प्लस करेंगे, ठीक है? फिर हम यहाँ पे अगली वैल्यू हो जाएगी। अब एएल के अंदर वैल्यू क्या थी? यहाँ पे हमने क्या मूव की थी? एएल की वैल्यू 2 मूव की थी, ये वाली, ठीक है? अब आपको ये याद रखना है कि
इस एल के अंदर 2 है और इस वैल्यू के अंदर यानी कि इसको प्लस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो 3 है, ठीक है। इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जंप की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, जंप इफ लो एंड इक्वल। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से लो है या इक्वल है तो हम स्किप में चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम स्किप में नहीं जाएंगे और हम अगले स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये वैल्यू दूसरी वैल्यू से लो भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू वो बड़ी वैल्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, सो इसका मतलब कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है। वैल्यू ये वाली बड़ी है और ये छोटी है, तो हम स्किप में नहीं जाएंगे बल्कि हम अगले स्टेटमेंट में जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ आई डी प्लस एस आई में क्या वैल्यू थी, यहाँ पे 3 थी। अब इस 3 को हमें ए एल के अंदर मूव कर देना है, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि ए एल के अंदर जो है वो अब 3 चला गया है, ठीक है। अब वैल्यू ए एल रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू वो अपडेट हो चुकी है। पहले यहाँ पे 2 था, पहले यहाँ पे पहला डिजिट था ना, अब यहाँ इसके अंदर 3 चला गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एल के अंदर हमेशा वही वैल्यू जाएगी जब हम कंपेयर करेंगे ना 2 नंबर्स को, सो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी ना वो एल के अंदर चली जाएगी, इस तरह, ठीक है। अब जब हमने 2 और 3 को कंपेयर किया है अभी, अब इन दोनों में से 3 पड़ा था, अब ये 3 को हमने एल के अंदर मूव कर दिया तो अब इस एल के अंदर 3 चला गया, ठीक है। तो इसी तरह जब हम 2 नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो जो बड़ा डिजिट होगा उसको हमें एल के अंदर मूव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हम स्किप में आएँगे, यहाँ पे आने के बाद इस एसआई रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू थी 1 था इसके अंदर, अब इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो इसके अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमने किसी भी रजिस्टर के अंदर वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होता है, डिक्रीमेंट करना होता है तो हम उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट के लिए आईएनसी यूज़ करते हैं और डिक्रीमेंट के लिए डीईसी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं वैल्यू को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करने के लिए। तो एसआई के अंदर वैल्यू 1 थी, अब इसको इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि हर दफ़ा 1 का इंक्रीमेंट होगा। अगर डिक्रीज़ करना है तो हर दफ़ा 1 का डिक्रीमेंट होता है। तो एसआई के अंदर 1 था, अब इसके अंदर 2 चला गया है, ठीक है। अब आपने 2 बातें यहाँ पे याद रखनी है, एएल के अंदर 3 है और इस एसआई के अंदर 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे फिर से, एसआई के अंदर 2 चला गया, यहाँ पे एसआई के अंदर 2 था ना, इसके अंदर 2 है और यहाँ पे हम 9 से कंपेयर करेंगे। 9 से क्यों कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं एक स्टूडेंट आईडी के वो है यहाँ पे 9, ठीक है। सो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे जब तक, अभी प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक इस एसआई के अंदर वैल्यू इंक्रीज होकर 9 तक नहीं पहुँच जाती, ठीक है। यानी कि 9 से लो होनी चाहिए, 8 तक यहाँ पहुँचनी चाहिए, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हम 9 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ का कंपैरिज़न करना है वो हमें 9 डिजिट्स तक ही करना है। इसलिए यहाँ पे हमने एक और कंडीशन की स्टेटमेंट लगाई हुई है कि एसआई की वैल्यू जो है वो 9 से बिलो होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जंप की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है कि इस एसआई की जंप करो इफ़ लो, यानी कि इस एसआई रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है को अगर तो इससे लो है तो हम नेक्स्ट में चले जाएँगे। जो नेक्स्ट टर्म का जो लेबल है वहाँ हम चले जाएँगे, जंप करेंगे। सो इसके अंदर 2 है, इसका मतलब वैल्यू लो है, कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इस लेबल में जंप करेंगे। नेक्स्ट कहाँ पे है? ऊपर है, जो सबसे पहले हमने लेबल बनाया था ये वाला। यहाँ पे हम दोबारा आ जाएँगे। अब यहाँ पे आईडी में प्लस एसआई करेंगे। जब हमने एसआई को इंक्रीज़ किया तो इसके अंदर वैल्यू क्या थी? 2 हो गई थी, पहले 1 था फिर इंक्रीज़ करने के बाद वैल्यू 2 हो गई थी। अब 2 को जब हम इस आईडी में प्लस करेंगे तो हमें कौन-सा डिजिट एक्सेस करेंगे, ठीक है? जब हमने +1 किया तो ये 3 को हमने एक्सेस किया, जब +2 करेंगे तो 0 एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू कौन-सी है? 0 चली गई है और एएल के अंदर कौन-सी वैल्यू थी? ये 3 वैल्यू चली गई, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना कि जो कंपेयर करने के बाद जो डिजिट को पड़ा होगा उसको एएल के अंदर मूव कर देंगे हम। तो अब यहाँ पे हमारा 0 है और यहाँ पे हमारा 3 चला गया। फिर इन दोनों का कंपेयर करेंगे। अब ये देखें ना, यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 से को कंपेयर किया, दोनों में से 3 बड़ा था, अब इस 3 को हम अगले डिजिट से कंपेयर करेंगे। फिर इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको भी अगले से कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो इस तरह हम सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारा 3 है, ठीक है? 0 3 को कंपेयर करेंगे, जंप करेंगे, अगर ये वैल्यू लो या इक्वल है तो हम स्किप में चले जाएँगे। तो 0 जो है ये लो लो है, इससे इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, हम स्किप में चले जाएँगे। सो डायरेक्ट हम स्किप में जाएँगे, इस स्टेटमेंट को हम एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब इसके अंदर वैल्यू लो है, ठीक है? हमने कहा था कि अगर इसके अंदर वैल्यू बड़ी होती फिर हमें एएल के अंदर मूव करना था, एएल के अंदर हमेशा बड़ी वैल्यू जाएगी, ठीक है? सो हम स्किप में डायरेक्ट आ जाएँगे। यहाँ पे आने के बाद हम एसआई को फिर से इंक्रीज़ करेंगे। अब इसके अंदर वैल्यू 3 हो चुकी है एसआई के अंदर, फिर यहाँ कंपेयर करेंगे, फिर यहाँ जंप करेंगे। अगर एसआई की वैल्यू लो है 9 से तो नेक्स्ट में चले जाएँगे दोबारा से। तो एसआई के अंदर 3 है, लो है, तो हम नेक्स्ट में जाएँगे। सो दोबारा हम यहाँ पे आएँगे। अब इस आईडी में प्लस एसआई करेंगे, तो एसआई के अंदर 3 है ना, इंक्रीमेंट होके अब 3 हो चुका है। जब आईडी में +3 करते हैं तो हम कौन-सी वैल्यू को एक्सेस करते हैं? यहाँ +1 किया था, यहाँ +2 और यहाँ +3। अब आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो है
यहाँ पे अब हमारे पास 4 है। अब हम इस 4 वाली वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? जब आईडी में +4 करेंगे, +3 करेंगे सॉरी, और इसके अंदर हम ये 4 को डिजिट को एक्सेस करेंगे, ठीक है? अब एएल के अंदर वही पुरानी वैल्यू है, ठीक है? हमें इसको अपडेट नहीं था किया, क्यों? क्योंकि जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो इन दोनों में 3 पड़ा था, तो हमने 3 को ही इसके अंदर रहने दिया था, ठीक है? इसको अपडेट नहीं था किया। तो अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो ये वाला 4 डिजिट है, और यहाँ इसके अंदर जो वैल्यू है वो ये वाला 3 डिजिट है। अब हम इस 4 को इस 3 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे हमारा 4 है और यहाँ पे 3 है। इनको जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, अब कंडीशन हमारी फिर से फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू ना तो इसके इक्वल है, ना तो इससे लो है, ठीक है? तो यहाँ पे 4 है, 4 3 से बड़ा होता है, तो हम इस स्किप में नहीं जाएँगे, बल्कि अगली वैल्यू को हम अगले स्टेटमेंट को हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आएँगे, इसके अंदर वैल्यू 4 थी, अब 4 एएल के अंदर चली जाएगी, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसको एएल के अंदर मूव करेंगे। अब एएल के अंदर चला गया 4, ये वाला 4, ठीक है? अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, वो सबसे पहले हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से आ जाएँगे स्किप में, इसको एसआई को फिर से इंक्रीज़ करेंगे। एसआई के अंदर वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 अभी भी 9 से लेस है, हम दोबारा नेक्स्ट में चले जाएँगे। अब एसआई के अंदर 4 चला गया। एसआई में 4 प्लस करेंगे तो हम कौन-सा डिजिट एक्सेस करेंगे, ये वाला, ठीक है? यहाँ +1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे हमारा 1 डिजिट है और यहाँ हमारा ये 4 डिजिट है, ठीक है? अब इस 4 और 1 को हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में। सो ये 1 इससे लेस है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम जंप करेंगे स्किप के ऊपर डायरेक्ट, ठीक है? स्किप में चले जाएँगे, यहाँ पे आएँगे, एसआई को फिर से इंक्रीज़ करेंगे, इसके अंदर वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 अभी भी 9 से लेस है, तो हम फिर से जंप करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब एसआई के अंदर 5 चला गया, एक एसआई के अंदर 5 चला गया, और एएल के अंदर वही वैल्यू है 4 के 4, ठीक है? अब जब हम एसआई को एसआई के अंदर 5 है, 5 को जब आईडी में प्लस करेंगे, तो कौन-सी डिजिट को हम एक्सेस करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 8। अब यहाँ पे हमारा 8 है और यहाँ पे हमारा 4 है, ठीक है? जब हमने इस 4 और 1 को कंपेयर किया था तो 4 बड़ा था, तो अब हम इस 4 को इस 8 से कंपेयर करें, ठीक है? सो इसके अंदर हमारा 8 है, इसके अंदर हमारा 4 है। सो 8 क्योंकि इससे बड़ा है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो हम इस स्किप में नहीं जाएँगे, हम इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? उन्होंने कहा कि अगर ये इससे लो या इक्वल है, फिर हम स्किप में जाएँगे। तो ये इससे लो भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, बल्कि इससे बड़ा है, 8 4 से बड़ा होता है, तो हम इस स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे 8 है और 8 को हम मूव करेंगे एएल के अंदर। अब एएल के अंदर चला गया है 8, उसके बाद ये स्किप में जाएँगे, इसको इंक्रीज़ करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 अभी भी 9 से लेस है, हम नेक्स्ट में जाएँगे। अब एसआई के अंदर 6 चला गया, इसके अंदर 6 आ गया, जब आईडी में +6 करेंगे तो हमें ये वाला 4 मिलेगा, ठीक है? अब इसके अंदर 4 चला गया और एएल के अंदर वैल्यू क्या है, 8 चली गई है, ठीक है? यहाँ पे जो हमने एएल का हमने 8 मूव किया था ना यहाँ पे, तो अब हम अ, 4 को और 8 को, यानी कि इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 8 है, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, हम स्किप में जाएँगे कि ये वाली वैल्यू जो है वो उससे लेस है। स्किप में जाएँगे, यहाँ आके इसको फिर इंक्रीज़ करेंगे, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है? 7 9 से लेस है, दोबारा नेक्स्ट में जाएँगे, नेक्स्ट में आ जाएँगे यहाँ पे, अब जब आईडी में +7 करेंगे तो हमें ये वाला 4 मिलेगा, ठीक है? अब एएल के अंदर फिर से वही 8 पूरा ये वाला डिजिट है, ठीक है? अभी इस 8 को हम कंपेयर करें इस 4 से, ठीक है? जब हम कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 8 है, हमारी कंडीशन ट्रू होंगी, कैसे हम स्किप में जाएँगे। तो इसी तरह अब एएल के अंदर जो है वो हमें क्योंकि यहाँ 8 मिल गया तो सबसे बड़ा डिजिट, तो एएल के अंदर अब 8 ही वैल्यू रहेगी, ठीक है? इसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमें जो है वो सबसे बड़ा डिजिट मिल चुका है। सो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है? तो इस तरह मैंने काफ़ी डिटेल से आपको ये समझा दिया। जब भी पेपर में कोई प्रोग्राम आ जाए कि आपको कहा जाए कि आप अपनी स्टूडेंट आईडी को यूज़ करते हुए उसमें से सबसे लार्जेस्ट डिजिट को फाइंड करें, तो आपने एज़ इट इज़ यही प्रोग्राम लिख देना है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी प्रोग्राम है, और होप सो कि आपको समझ आई होगी इस प्रोग्राम की। उसके बाद चलते हैं आगे लैब 8 में। लैब 8 में हमारा क्या कंसेप्ट है कि यहाँ हमें एक डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर वापस कोई डिजिट होगा उसको हमने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, और यूज़र जो डिजिट एंटर करेगा वो 0 से 15 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है? कंडीशन क्या है कि पर्पस है प्रोग्राम का कि हमने 0 से 15 के दरमियान एक डेसिमल को हमने एंटर करना है, और फिर उसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? सो प्रोग्राम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट प्रोग्राम की लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 0 से 15 के दरमियान कोई भी नंबर जो एंटर करना है, ठीक है? और उसको हमें डीएल रजिस्टर के अंदर मूव करना है। डीएल फॉर्म होता है डेस्टिनेशन लोड, ठीक है? डेस्टिनेशन स्टैंडर्ड का
लोअर पार्ट है। सो इसके अंदर मैंने यहाँ पे 13 मैंने इसके अंदर मूव किया हुआ है, ठीक है। अब तो सबसे पहले ये देख लें कि जब भी हम डिजिट्स को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो वो किस तरह करते हैं। अब 9 के बाद जब 10 से लेके 15 तक, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे 10 से लेके 15 तक जो हमारे डिजिट होते हैं, वो जब हेक्सा में कन्वर्ट होता है तो वो करैक्टर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो किस तरह होते हैं, 9 के बाद जब डिजिट 10 को हेक्सा में चेंज किया जाता है तो वो हेक्सा में करैक्टर ए होता है, ठीक है। इसी तरह 11 जो है हेक्सा में करैक्टर बी होता है, 12 हेक्सा में करैक्टर सी होता है, और 13 हेक्साडेसिमल में करैक्टर डी होता है, और 14 ई होता है, और 15 एफ होता है, ठीक है। यानी कि डेसिमल 10 से लेके 15 तक जो डेसिमल होते हैं उनको जब हेक्साडेसिमल में चेंज किया जाता है तो वो अल्फ़ाबेट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 10 से लेके 15 तक वो ए से लेके एफ तक वो अल्फ़ाबेट में चेंज हो जाते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे अगर तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर तो यूज़र 10 से लेस डिजिट जो है उसको वो एंटर करता है, ठीक है। 10 से लो है यानी कि 9 तक। तो अगर 10 से वो लो है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू वो 10 से लो है, तो हम जंप करेंगे जंप करेंगे नम इस डिजिट लेवल के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर ये 10 से लो नहीं है, ठीक है, या तो 10 है या 10 से अबव है, तो वो फिर हम इस लेवल में जंप नहीं करेंगे बल्कि हम अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 13 यहाँ एंटर किया है, सो 13 डीएल के अंदर मूव करेगा। 13 10 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। तो अब हमने इस नम इस डिजिट लेवल के ऊपर जंप नहीं करना बल्कि हमने अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे आएंगे, अब जैसे कि ये 13 है, अब इस 13 को भी हमने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो अब ये बात याद रखनी है कि जब जब भी हम किसी भी डेसिमल में 55 को ऐड करते हैं तो वो हेक्सा में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो 13 है ना, इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में देखें तो ये डी होता है, ठीक है। करैक्टर ये अल्फ़ाबेट डी में चेंज हो जाता है। 13 डेसिमल हेक्साडेसिमल में करैक्टर डी होता है, ये आपने याद रखना है। अब जब भी हमने इस 13 को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो उसके अंदर 55 को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम 55 को ऐड करेंगे, इस टीएल के अंदर 13 है, इस 13 में जब 55 को ऐड करेंगे तो टोटल 68 हो जाएगा, ठीक है। सो वो 68 जो है वो अब वो हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाएगा, और 68 हेक्साडेसिमल में डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक आस्क की टेबल है, इस टेबल में ये जो 68 है ना, यहाँ पे ये डी के इक्वल है, ठीक है। इस पे हम किसी भी डेसिमल में 55 ऐड करते हैं तो वो हेक्साडेसिमल में फिर हमें करैक्टर में शुमार होते हैं, ठीक है। सो इसी तरह जो मैंने 13 ऐड किया था यहाँ पे, ये 13 जो है इसके अंदर जब मैंने 55 को ऐड किया तो टोटल ये 68 बनता है, और ये 68 जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर करैक्टर डी होता है, ठीक हो गया। सो ये तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमें जंप करना है प्रिंट के ऊपर, ठीक है। ये जो प्रिंट वाला प्रिंट आईटी वाला जो लेबल है वहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएँगे, यहाँ पे आके हमने ये करना है उसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। प्रोग्राम का पर्पस क्या था कि सबसे पहले हमने जो यूज़र ने नंबर एंटर करना है उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। अब हमने यहाँ पे 13 एंटर किया था, उसको हेक्साडेसिमल में चेंज कर लिया है। अब उस डी को हमने जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। वो कैसे करवाना है, उसके लिए हम यहाँ पे डोस फंक्शन यूज़ करेंगे। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब जब भी हमने किसी भी करैक्टर को डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो हम ये वाला डोज फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि 0 टू h ये जो हेक्साडेसिमल में वैल्यू है इसको हमने AH रजिस्टर के अंदर मूव करवाना है, और मूव करवाने का हमने ये इंटरप्ट 21 जनरेट करनी है, ठीक है। सो जैसे ही हम इंटरप्ट 21 जनरेट करेंगे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। जब भी हम कोई इंटरप्ट जनरेट करते हैं ना, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, और वो प्रोसेसर जो है वो फिर उस इंटरप्ट को सॉल्व करता है, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरप्ट 21 जब हम जनरेट करेंगे तो फ़ौरन से जो हमारा करैक्टर डी होगा ना, वो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे 10 से लेस अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया होता नंबर, यानी कि यहाँ पे मैंने 9 अगर एंटर किया होता, ठीक है, यहाँ पे 9 10 से लेस है, तो ये हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जानी थी। तो यहाँ पे हमने जंप नम इज़ डिजिट के ऊपर हमें जंप करना था, तो हम नम इज़ डिजिट के ऊपर डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 एंटर किया है। तो 9 के अंदर जब हम 48 को प्लस करते हैं ना तो वो हेक्सा के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जब भी आपने 10 से 15 के दरमियान जब आपने कोई नंबर एंटर करना है ना, तो उसके अंदर हम 55 ऐड करेंगे, और वो 55 जब हम ऐड करेंगे तो वो फिर हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाता है, क्योंकि 10 से 15 के दरमियान जब नंबर को हम हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो करैक्टर में हमें डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप 10 से लो एंटर कर रहे हो, ठीक है, कोई डिजिट 10 से लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 9 एंटर अगर किया है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 9 एंटर किया है तो डीएल के अंदर 9 है, 9 10 से लो तो हम यहाँ पे आ जाएंगे नम। इसका मतलब है कि ये जो है ये नंबर है, ठीक है, यानी कि वो फिर करैक्टर में
चेंज नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसके अंदर जब हम 48 प्लस करेंगे तो वो फिर हेक्सा में हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो अगर 9 में 48 जमा करेंगे 57 हमें मिलेगा। तो अब जो 57 जो है इसको अब हम प्रिंट करवाएंगे डॉस फंक्शन को यूज़ करते हुए। जैसे ही हम डॉस फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हमें इंटरप्ट 21 जनरेट करनी है। जैसे ही जनरेट करेंगे प्रोग्राम इधर ही स्टॉप हो जाएगा और हमें वो 9 डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक हो गया। सो इस प्रोग्राम में मेन क्या चीज़ सीखने वाली है, बस आपने ये याद रखना है कि जब भी किसी डेसिमल को हेक्सा में चेंज करना है ना, तो अगर तो वो हेक्सा के अंदर करेक्ट में शो होता है तो उसके अंदर 55 को ऐड करना है। तो अगर तो वो हेक्सा के अंदर नंबर में शो होता है तो उसके अंदर आपने 48 हमेशा प्लस करना होता है, ठीक है। सो उसके बाद हमें जैसे ही हेक्सा में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने ये जो डॉस फंक्शन है ना, इसको यूज़ करते हुए और इसके साथ ये इंटरप्ट जनरेट करनी है और फिर हमें वो करेक्टेड डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा लैब 8। तो यहीं तक था, आज हमने लैब 8 तक ही पढ़ना था। अगली वीडियो में हम लैब 9 से ऑनवर्ड 16 तक कंप्लीट कर लेंगे। कहीं से समझ ना आई हो तो वीडियो दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाए कि बहुत ईज़ी प्रोग्राम है और बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैंने बहुत ईज़ीली ने आपको समझाया है। और अगर आप चैनल में न्यू है तो लाज़िम सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चैनल को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस फाइल को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।